भीम नवबुद्धाय साथियों, आप सभी का स्वागत है चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछले सातवान के राजवंश के बारे में हम जानते समय जो सातवान राजाओं के बारे में हमने जाना था, आज के इस वीडियो में हम सातवानों की जो राज्य व्यवस्था थी, यानी कि जिसे हम प्रशासन कहते हैं, उनके बारे में जानकारी लेने का कोशिश करते हैं, ताकि महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारतवर्ष में जो सातवान सम्राटों का योगदान था, इसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे और उनके प्रशासन की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो में आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है। साथियों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सातवानों का जो प्रशासन काल था, इसके बारे में हम जानने का जब प्रयास करते हैं, तभी हमें ये पता चलता है कि ईसा पूर्व 230 से लेकर ईसा के बाद 230 का समय, यानी कि लगभग 460 साल का सातवानों का योगदान रहा है। साथियों, अभी ये बात हम पढ़ते हैं या किसी और में जिक्र होता है, तभी इतना प्रदीर्घ काल जिन राजवंश ने राज किया है, उसमें सातवानों के बाद वाकाटकों का राज्य आता है, जो 300 साल तक उन्होंने राज किया है। तो यानी कि सातवानों का जो राज्य है वो बहुत ही बड़ा था, यानी कि पूरे दक्षिण भारत पूरा सातवानों के आधिपत्य में था, इसीलिए उन्हें दक्षिणाधिपति भी कहा गया है। तो जब हम इनके बारे में जानते हैं, तो उनके पहले जो सातवान सम्राट होकर गए हैं, इन्होंने अपना शासन जिस तरीके से चलाया है उसके बारे में हम जिक्र करते हैं, तो हमें ये भी पता चलता है कि सातवानों के राजवंश में जो उनका राज्य व्यवस्था में जितना प्रदेश आता था, उसमें दक्षिण भारत सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। सातवानों के राज्य की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है, लेकिन उनका दक्षिण में बहुत बड़े पर विस्तार हुआ है। उसके बाद उत्तर भारत में भी सातवानों ने अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के माध्यम से बहुत उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर बौद्ध धर्म का प्रशासन, यानी कि बौद्ध धर्म के स्मारकों की निर्मित करने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो जब साम्राज्य की बात करते हैं, तो कोई भी प्रशासन व्यवस्था अगर चलानी है, तो जैसे कि आज हमारा भारत देश जिस संविधान के ऊपर चलता है, तो उस संविधानों ने संघ राज्य की कल्पना रखी हुई, यानी कि संघ राज्य रखा हुआ है, यानी कि केंद्र शासन है, राज्य शासन होता है और जिला प्रशासन भी होता है और ग्राम प्रशासन भी होता है। तो साथियों, इस तरीके का जो प्रशासन व्यवस्था हमें देखने के लिए मिलती है, तो ये कहाँ से आई है? तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के समय में है ही, लेकिन सातवानों के भी प्रशासन में ये सारी व्यवस्थाएं हमें देखने के लिए मिलती है। तो उसमें ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन बदली हुई नहीं है। जो मौर्य कालखंड में जैसी राज्य व्यवस्था थी, सातवानों में भी वही राज्य व्यवस्था चल रही थी, क्योंकि सातवान उस समय सम्राट अशोक के आधिपत्य में महाराष्ट्र में अपना प्रशासन चलाते थे। सातवानों का जो भौगोलिक, यानी कि हम जैसे कि जियोग्राफी के आधार पर हम देखेंगे, तो जो शिल्पपट मिले हैं, यानी कि शिलालेख मिले हैं और शिल्पपट भी मिले हैं, ये हमें महत्वपूर्ण लगता है। और दूसरी बात यह है कि जो मुंडवंशी आदित्यराज का जो लड़का, आदित्यराज मल्लार का ताम्रपट है, इसमें हमें बहुत सारी बातें और स्पष्ट होती है। तो उसमें क्या क्या बात होती है वो भी हम ध्यान से देखेंगे, लेकिन प्रशासन जानते समय हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रशासन किस तरीके से होता है। तो पहले हम बात करेंगे, प्रशासन में जनपद का सबसे बड़ा महत्व होता था। प्रशासन में पहला जिसे माना जाता था वो जनपद है, यानी कि ये जो संकल्पना है, ये बहुत बड़ी, यानी कि जिस जगह पर राजा रहता है उस जगह को, यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि राज्य के सबसे बड़े प्रदेश को जनपद कहा जाता है, और जिस जगह पर राजा रहता है उसे भी जनपद कहा जाता है। तो अपने राज्य में जो सबसे बड़ा प्रदेश होता है उसे जनपद कहा जाता है। महाराष्ट्र में जैसे अश्मक मूलक का प्रयोग आता है, वैसे महाराष्ट्र में दक्षिण भारत में जनपद के तौर पर अभी महाड़ जो ऐतिहासिक जनपद हुआ करता था, उसका फिलहाल
फिलहाल में ही उसका संशोधन हुआ है, लेकिन अभी तक वो प्रकाशित भी सब कई जगह पर हुआ नहीं है। तो आने वाले समय में वो किसी इतिहास परिषदों में उसका संशोधन होगा और वो दुनिया के लिए संशोधित शिलालेखों के बारे में बात की जाएगी। लेकिन आपको अगर ये संशोधन पढ़ना है तो एकेडमी या ये जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है उसमें आप मोहप्रे बुद्धिस्ट केव्स के नाम पे इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। उसमें आपको वो रिसर्च पेपर मिलेगा। वो डिजिटल यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुआ है, लेकिन उसका इतिहास संशोधन जो प्रसारित होते हैं वहां पर नहीं हुआ है, तो वो भी जल्द होने वाला है। तो आपको वो भी इंफॉर्मेशन जल्दी मिल सकती है। तो वो महारकट नाम का जनपद महाराष्ट्र में भी आता है। तो ये क्या है, महाराष्ट्र उस राज्य के सबसे बड़े प्रदेश को जनपद कहा जाता था। जनपद के बाद जो प्रदेश आता है उसे राष्ट्र कहा जाता है, इसे विभाग कहा जाता है कि वो जनपद के बाद आता है। और इस जगह पर जिसका अधिकार होता है, जिसके ऊपर अधिकारी रखा जाता है, उसको राष्ट्रिक कहा जाता था। और ये प्रशासन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण विभाग भी होता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, भौगोलिक आधार पर हम इसे देखेंगे तो राष्ट्र का आकार बड़ा होता है, इसीलिए वहां पर महाराष्ट्रिक या महारठिक ऐसा शब्द आता है। जो अधिकारी होता है वो दो तरीके होते हैं, महाराष्ट्रिक भी कहते हैं उसे, महारठिक भी कहते हैं। इसे एक्चुअली महारठिक भी कहा गया है, महारठी कहा गया हुआ है। और ये जो है, ये महारठी जो ये अधिकारी है वो जिसे हम ये कहते हैं कि घाट माथे जो होते हैं, यानी कि पठार के ऊपर जो प्रदेश होता है उसको महारठी कहा हुआ है। और जो बंदर यानी कि समुद्र तट पर जो प्रदेश विस्थापित हुए हैं उसे महाभोज नाम से अधिकारी नियुक्त है। तो ये जो दो अधिकारी है, इन्हें अपनी खुद के चलन यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कॉइन्स, यानी कि खुद की आर्थिक जैसे अर्थव्यवस्था, खुद की अर्थव्यवस्था निर्माण करने का अधिकार था। तो ये जो राष्ट्रिक यानी कि महारठी और महाभोज ये जो अधिकारी है, इनके हमें कॉइन्स मिले हैं। यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनका जो राज्य होता था वो एक तरीके से कैसा अपना खुद का, जैसे कि आप ये देखेंगे तो किसी भी जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, या उससे बेटर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा जैसे कि राज्य की संकल्पना है कि संघ राज्य में जो राज्य होता है उसका मुख्यमंत्री अधिकारी होता है, यानी कि मुख्यमंत्री उसका अधिकारी इस तरीके को होता है, और राज्यपाल उसका राज्यपाल उसे नियुक्त करता है। तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति से यानी केंद्र से नियुक्त होकर आता है उस राज्य में। तो ये बात हम ध्यान से देखेंगे तो केंद्र का जो सातवानों का सत्ता था उसमें ये अधिकारी नियुक्त किया जाता था उस राष्ट्र विभाग में। तो वो कौन होता था, तो वो ये तो महारठी होता था या महाभोज होता था। तो उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें अपने खुद की कॉइन्स बनाने का अधिकार होता था। तो कई जगह पर महारठी और महाभोज के कॉइन्स प्राप्त हुए, जैसे कि आप मांदार नाम का जो बंदर है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उसमें महाभोज विजय नाम का जो अधिकारी हुआ करता था सातवानों का, उनके अपने खुद के कॉइन्स मिले हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो एरिया है, इस एरिया में जैसे जैसे महाभोज और महारठी अधिकारी प्राप्त हुए, इनमें हमें ये सारी बात पता चलती है। तो हमें ये क्या पता चलता है, ये जो अधिकारी होते हैं इनके पास बहुत बड़ी जमीन का यानी कि उस पूरे इलाके का यानी कि उस राष्ट्र विभाग की जितनी सारी जमीन थी उनके अंडर में हुआ करती थी। तो उसके वो अधिकारी होते थे, यानी कि हम ये कह सकते कि उस समय के वो राजा है उस जगह के। आप ध्यान से देखेंगे उस समय के वो राजा है वहां के, और उनके अधिकार क्षेत्र में ये सारी बातें आती है। अभी उसके बाद ये तो राज्य की तरह हो गया, यानी कि राज्य का मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है। उसी तरीके के ये महाभोज और महारठी अधिकारी हो गए। और राष्ट्र के इनके खुद के कॉइन्स भी है, मैंने जैसे आपको बताया। और इनका जो अधिकार होता था वो किसी जहागीरदारी जैसे होती है ना, यानी कि मध्ययुगीन काल में जैसे कि हमें जो सुल्तान आए थे उन्होंने लोगों को जहागीरी दी थी, या मुगल सम्राटों ने लोगों को जैसे कि राजपूत लोगों को या निजामों ने मराठा सरदारों को जैसे जहागीरी दी थी ना, वैसे ही ये जहागीरी हम कह सकते हैं। लेकिन ये अधिकार क्षेत्र था उनका, और उनका अधिकार क्षेत्र में वो प्रतिनिधित्व करते थे सातवान सम्राटों का, यानी कि सातवान साम्राज्य का वो प्रतिनिधित्व करते थे। फिर भी उन्हें अपने खुद के कॉइन्स बनाने का पूरा हक था। ऐसा नहीं है कि सातवानों के ही कॉइन चलेंगे, नहीं, उनके समय में अपने क्षेत्र में उनके कॉइन्स चलते थे। उसके बाद
जो प्रशासन में तीसरा भाग आता है उसे हम आहार कहते हैं। यानी कि ये राष्ट्र विभाग से जिसे हम कह सकते हैं ना, ये उसके छोटा सा भू विभाग कहते हैं उसे, यानी कि उसके छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे हम ये कहते हैं ना हमारे जिले में, यानी कि हमारे जो जिले होते हैं तो उन जिलों में जैसे कि कई डिस्ट्रिक्ट का एक विभाग होता था। जैसे कि महाराष्ट्र में 7 विभाग है, जैसे कि 5 जिले, जैसे कोकण विभाग हो गया, मराठवाड़ा हो गया, विदर्भ हो गया, पश्चिम महाराष्ट्र हो गया। ये सारे जो विभाग है ना, इस विभाग को उस समय में आहार कहा जाता। तो ये क्या है, राज्य से छोटी, ये है हम कह सकते हैं कि राज्य से ये छोटी व्यवस्था होगी। तो उनमें जो अधिकारी होता था, उनमें ध्यान से अगर देखेंगे तो उस समय में गुजरात में भी जो ये कहते हैं ना, जैसे गुजरात में भी उसे कापुरहार नाम का एक आहार था। तो उसके जो नाम में ही वो आहार शब्द डाला हो। जैसे कि उस समय में ये जो कोकण प्रांत आता था, ये कोकण प्रांत में, उस समय का कोकण प्रांत में, आज का जो मावल इलाका उस समय में कोकण प्रांत में था। पूना का जो एरिया है वो उस समय में कोकण प्रांत का हिस्सा था। तो उसमें मामला आहार, यानी कि जिसे मामले आहार भी कहा हुआ है, तो इसका जिक्र आता है शिलालेख में। जैसे कारला लेने में जाओगे तो आपको उसमें मामले आहार का जिक्र आएगा। तो उस मामले आहार में क्या देखा है कि उसका अमात्य अधिकारी है। उस मामले आहार में जो अधिकारी होता है उसे अमात्य कहते हैं। ये हमें कब पता चलता है, जब हम शिलालेख पढ़ते हैं। जैसे कि आप वो शिलालेख पढ़ेंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि उसको मामले आहार कहा हुआ है। उसके बाद उसका जो अधिकारी होता था उसको अमात्य कहा है। और वो कारला के शिलालेख में उसे पुरागुप्त नाम का जो अमात्य है उसको सातवाहनों ने आदेश दिया हुआ है कि यहाँ की जो लेनी है उस लेनी में जो भिक्षु संघ रहता है उसको करंजक नाम के गांव में एक भिक्षु हल, यानी कि भिक्षुओं के लिए जो जमीन का, यानी कि गांव की जमीन का धमदान दिया है। तो वो आदेश किसको दिया है, प्रशासन को दिया है। प्रशासन यानी कि राज्य में जो अधिकारी था महाभोज, इन्होंने वो आदेश किसको दिया है, अमात्य को दिया है कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उस अमात्य ने क्या किया है, वो भिक्षु हल जो है उसके इलाके में है तो उसने उसको दान दिया हुआ है। अभी ये तो बात हो गई हमारे 3 विभागों की, तो ये महत्वपूर्ण विभाग थे। इसके बाद सातवाहनों के और 3 विभाग है सातवाहन प्रशासन में, वो भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसको विषय कहते हैं या देश कहते हैं। ये जो चौथा विभाग आता है उसको विषय या देश कहते हैं। और ये जो विभाग है वो आहार से छोटा होता है, यानी कि जैसे हम उसे डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, आज का हमें डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। और उस जगह पे भी उसके जो नाम होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जिस नदी के नाम से होते हैं, और नदी के नाम के पीछे उसे कट ये शब्द लगाकर क्या किया जाता था, उसका यानी कि उसका नाम लिखा जाता। तो जैसे कि आप बेनाकट नाम पढ़ते हैं, करहाटक नाम पढ़ते हैं, तो ये जो नाम आए हैं ना, ये इस देश के नाम आए, जिसे विषय भी कहते हैं, देश भी कहते हैं। तो ये सातवाहनों का चौथा विभाग है जो आज के डिस्ट्रिक्ट की तरह, उसमें हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन फिलहाल अभी तक जैसे कि हम ये ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे जो क्षेत्र में अधिकारी कौन है अभी तक उसकी इंफॉर्मेशन मिली नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी कोई ना कोई अधिकारी जरूर होगा, क्योंकि उसका भी संशोधन होना जरूरी है। अगर इस तरीके का कोई शिलालेखों का संशोधन होता है और भी कुछ शिलालेख हम ध्यान से रिसर्च करेंगे तो हमें उस देश विभाग का जो अधिकारी होता है उसका भी जिक्र आएगा। मेरे ख्याल से जब मैं इसको संशोधित करने की कोशिश करता हूं तो मुझे अपने स्टडी में, यानी कि अपने रिसर्च स्टडी में ये बात आती है, क्योंकि उसमें जो अधिकारी हुआ करते थे तो उस अधिकारियों में जैसे कि ये छोटे छोटे अधिकारी के तौर पर अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शिलालेखों में यही पाया गया है कि महाभोज या महारथी, ये 2 अधिकारियों का ज़्यादा यह है। लेकिन उसके बाद अमात्य का आया, लेकिन किसी भी ऐसा शिलालेख पाया नहीं गया है कि महाराष्ट्र सातवाहनों का कि जिसमें सातवाहनों के देश का जो अधिकारी होता है उसका नाम आया। या तो ऐसा किसी देश का भी नाम ऐसा नहीं आया, तो उस विभाग में
जो व्यापारी होगा या जो व्यापारी है उसने डोनेशन दिया उनका नाम आया है, लेकिन किसी अधिकारी का नाम आया नहीं है। लेकिन सातवाहनों में राजवैद्य भी हुआ करते थे, तो उनका भी जिक्र शिलालेखों में आया हुआ है, लेकिन वो राजवैद्य है। तो इस तरीके के कई मंत्रियों के भी नाम आए हुए हैं, लेकिन इस विभाग का कोई मंत्री है ऐसा जिक्र अभी तक हुआ नहीं है। तो ये रिसर्च की बात है, और भी इसके ऊपर रिसर्च हो सकता है, हो जाएगा आने वाले समय में, इस पे और भी रिसर्च होगा। और फिलहाल तो ये बात है कि ये जो देश जिसे विषय भी कहा जाता है वो डिस्ट्रिक्ट की तरह एक विभाग है, जैसे कि आज का डिस्ट्रिक्ट है। और इसके बाद पांचवा जो विभाग आता है जिसे हम ये कहते हैं पथक, जिसे हम ये कह सकते हैं पथक, या उसको नगर भी कहा जाता है या पुरी भी कहा जाता है। लेकिन वो पुरी और नगर ये जो बात है वो बाद में आई है, लेकिन सातवाहनों के समय में उसे पथक कहा जाता था। वो देश से थोड़ा देश के विभाग के बाद जो छोटा ये आता है विभाग आता है उसको, जैसे कि हम उसे आज तहसील के तौर पर देख सकते हैं, यानी कि तहसील होगा या नगर पालिका होगा, इसी आधार पर उसे आप देख सकते हैं। तो विजय सातकर्णी के नाम का, विजय सातकर्णी ने जैसे कि विजयनगर विजयपुरी बसाया है, और नवनगर जो पुलुमावी ने बसाया है। तो ये जिक्र आता है कि उन्होंने, पुलुमावी ने ये नगर का निर्माण किया है, नवनगर का निर्माण किया है, और विजय सातकर्णी ने विजयपुरी का निर्माण किया हुआ है। ये हमें जिक्र आता है तो हम ये देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमें उस अधिकारी का नाम नहीं मिला है। उन्होंने ये संशोधित, उन्होंने अब इस नगर का निर्माण किया, इसका जिक्र हमें मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन उनके समय में वहां पे अधिकारी किसको नियुक्त किया था इसका भी तो जिक्र आया नहीं। तो वो भी आने वाले समय में संशोधन करना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि हमें ये इतिहास को सामने लाना है। क्योंकि जो हमारी भारत की जो राज्य व्यवस्था है, यानी कि भारत का जो संविधान है, ये किसी और देश से और किसी और देश के, जैसे लोग कहते हैं कि ये बातें अलग अलग देशों से ली है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में ही मिलती है। तो शायद मैं ये कहता हूँ कि किसी और राज्य देशों ने हमारे भारत से ये सारी बातें वहां पर लेकर गए और उन्होंने उस तरीके का काम किया है। तो हो सकता है क्योंकि हजारों साल होकर गए हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर काम किया होगा। अभी उसके बाद जिक्र आता है जैसे कि ये पथक जिसे कहते हैं, इसके बाद वो आज के तहसील के तौर पर है, और उसके बाद जो आता है इसे ग्राम कहा जाता है। लेकिन ये जो ग्राम होता है दोस्तों, ये प्रशासन का आखिरी स्तर है, यानी कि आखिरी, जैसे कि हम अपने गांव जैसे बोलते हैं ना कि ग्राम पंचायत की आखिरी होती है, वैसे ही उस समय में भी ग्राम ये आखिरी विभाग है सातवाहनों के राज्य व्यवस्था का। और उसमें हम धीरे धीरे एक एक अधिकारियों का बात करेंगे, क्योंकि अधिकारियों में बहुत सारे अधिकारियों का नाम आया हुआ है। तो मैं ये मंत्री और अधिकारियों का नाम तो आपको बताऊंगा, लेकिन वो कौन से विभाग में काम करते थे इसका ज्यादा जिक्र आया नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर काम कर सकते। तो मैं आपको शायद उसमें बता सकता हूँ, क्योंकि उसमें जो बातें होती थी ना, उसमें बहुत सारी बात आपको ध्यान से पढ़ने के लिए मिलेगी। तो मैं अधिकारियों का नाम भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल तो ग्राम का नाम, ग्राम का जो संज्ञा है, हमें विषय है, ये समझते हैं, क्योंकि हर एक देश में अपना ग्राम व्यवस्था आज भी जीवित है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रशासन व्यवस्था सातवाहनों से, सम्राट अशोक से भी चलकर आई है और वो आज भी चल रही है। तो ग्राम के आगे, या जैसे कि गांव का नाम है ना, तो उसके लास्ट में पद्र नाम का संज्ञा जोड़ी जाती थी। जैसे आप शालमली पद्र, ये ग्राम का उल्लेख आया है, यानी कि पिशाजी पद्र, इससे नाम का उल्लेख आया है। तो ग्राम से जनपद तक का ये जो विभाग है, ये रचना है, ये अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तभी हमको ये पता चलेगा कि भारत के संविधान में आया हुआ ये प्रशासन व्यवस्था कहीं ना कहीं ये सातवाहनों और मौर्य शासकों से ली गई होगी। ये हमें इसमें साफ होता है। अभी थोड़ा सा हम बात करेंगे सातवाहनों का राजा का स्थान, यानी कि सातवाहन प्रशासन में राजा का स्थान कौन सा था। तो
राजा ये इस यंत्रणा का प्रमुख होता था। उस समय में राज्य का बात होती थी, लेकिन राजशाही की बात करते हैं हम तो राजा इस व्यवस्था का यंत्रणा का प्रमुख अधिकारी है। लेकिन ध्यान से सुनिए, राजा के ऊपर जनमत का अंकुश होता था। अभी ये मैं बात कह रहा हूं, ये अगर आप सम्राट अशोक के शिलालेख पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा, सातवाहनों का भी शिलालेख पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर कोई राजा अपने अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल करता है तो राजा को पदच्युत कर नया राजा का निर्माण करने का अधिकार जनता के पास था। अगर इसके ऊपर अगर हम तो राजा अन्यायी होगा तो प्रजा उसके खिलाफ उठाव कर सकती थी। यकीन नहीं आता है मेरी बात? तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के समय में तक्षशिला में बंड हुआ था। क्यों बंड हुआ था? कि अधिकारी और प्रजा के बीच में बंड हुआ था। तो प्रजा को उसी प्रशासन के खिलाफ जाने का पूरा अधिकार था। ये लोकशाही का मूल्य है, ये हमें बौद्ध कालखंड से ही मिलता है। तो इसके लिए आप ये इतिहास को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको ये जो मृच्छकटिक नाम का एक नाट्य है, तो उज्जैनी के जो सामान्य जनता ने क्रांति की थी उसके बारे में जिक्र आया है उस मृच्छकटिक नाम के नाट्य में। वो भी आप कहीं पढ़ोगे, इंटरनेट पे उपलब्ध है, आप उसको पढ़ लेना। तो राजा ये वंश जो है, राज का जो पद होता है वो कर्तव्यगार और पराक्रमी होगा, इसी के हाथ में दिया जाता था। ये वंश परंपरागत है, मैं इसे नकार नहीं रहा हूं, लेकिन उसमें भी पराक्रमी होगा तभी, नहीं तो मौर्य सम्राटों का भी अधपतन हुआ है। उसके बाद आया हुआ शुंग सम्राटों का भी अधपतन हुआ है। लास्ट में वंश का सातवाहनों का भी अधपतन होकर गया है, कुषाणों का भी होकर गया है, वाकाटका का भी होकर गया है, गुप्त। हर एक राजवंश में अगर कोई राजा के बाद राजा या उस राजवंश में अगर कोई प्रतिभावान ना हो तो किसी और को भी राजा बनाया जाता था। तो इसके बारे में हमें जिक्र पता है। तो चलिए अभी थोड़ा सा राजा के कर्तव्य के बारे में, सातवाहन सम्राटों में राजा के कर्तव्य क्या थे ये भी ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये राजा का प्रमुख कार्य क्या था कि जो परखी आक्रमण होते थे इसके खिलाफ, इसलिए आक्रामकों से हमारी प्रजा का संरक्षण करना ये राजा का प्रमुख धर्म होता था। वैसे चोर है, हिंसक पशु है, रोगराई है, इससे भी सातवाहन मतलब राजाओं का काम होता था कि उस अपनी प्रजा का बचाव करे। यही राजा का आद्य कर्तव्य माना जाता है। सातवाहन कालखंड में भी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था थी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, क्योंकि उन्होंने शिलालेखों में कहा वर्ण संकर होने नहीं दिया। कहाँ पे? नासिक का शिलालेख पढ़कर। मैं नासिक के ऊपर एक स्पेशल सब वीडियो बनाने वाला हूँ उस शिलालेखों के ऊपर खास। फिलहाल तो मेरा बात ये है कि मैं ये जो सातवाहनों के जो समय में वर्ण व्यवस्था थी, ये जो जिक्र आता है ना, ये कहीं ना कहीं पर मुझे स्पेशली मैं जब स्टडी करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। क्योंकि सातवाहनों में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का व्यवसाय करने की पूर्ण अनुमति थी। कहाँ पर भी ये नहीं लिखा था कि यही लोग यही व्यवसाय कर सकते हैं, यही लोग यही व्यापार कर सकते हैं। किसी और जाति के लोगों को या जाति व्यवस्था उस समय में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये वर्ण व्यवस्था में कहीं पर भी ब्राह्मणों का अस्तित्व वहां पर नहीं है, क्षत्रियों का नहीं है, वैश्यों का नहीं है और शूद्रों का भी नहीं है। क्योंकि अगर पूरी तरीके से पढ़ोगे, क्योंकि सातवाहनों का जो जिक्र है ना वो शिलालेखों से प्राप्त होता है। शिलालेख में हर एक व्यक्ति ने धम्मदान किया हुआ है, तो वो आप जिक्र कर सकते हैं। अगर उस समय में चातुर्वर्ण व्यवस्था थी तो शूद्र व्यक्ति को डोनेशन करने का कहीं पर भी अधिकार नहीं मिलता। ये किसी भी शूद्र यानी कि किसी भी शूद्र लोगों को व्यापार करने की अनुमति नहीं होती। किसी भी क्षत्रिय लोगों को ज्ञानार्जन करने की अनुमति नहीं हो सकती थी। ये हम पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों सातवाहनों में कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
क्योंकि इसके ऊपर मैंने खुद स्टडी किया, तो मैं मेरे अनुभव से ये कहता हूँ कि सातवाहनों में वर्ण व्यवस्था, सातवाहन कालखंड में वर्ण व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। दूसरी बात, राजा का राज्य चलाने के लिए प्रजा से कर वसूलना और उस कर का प्रजा के हित में, प्रजा के हित में कल्याणार्थ उसका उपयोग करना, ये राजा का कर्तव्य होता था उस समय में। राजा को न्यायदान करने का, न्याय निर्णय देने का या शिक्षा करने का भी अधिकार था, लेकिन उसमें भी केवल संशय के ऊपर किसी को भी शिक्षा ना मिले। ये उस समय की सातवाहनों के समय में न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी विचारधारा थी, जो आज हमारे संविधान में पाया जाता है कि किसी भी एक निर्दोष व्यक्ति को भले ही 10 गुनहगार छूट जाए, लेकिन किसी एक बेकसूर को शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा महत्व है, और यही महत्व हमारे सातवाहन सम्राटों के राज्य व्यवस्था में भी मिलता है। उसके बाद राजा को प्रजा के सुख दुख में सहभाग लेना है, ये राजा का कर्तव्य है। लोगों उपयोगी काम करना है, विद्यार्जन के लिए लोगों को शिक्षित करना है। अगर वर्ण व्यवस्था होती तो शिक्षा के लिए जो विद्यापीठों का निर्माण हुआ है, सातवाहनों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? तो सातवाहनों के समय में महाराष्ट्र में कानेरी नाम का, कन्नसेले विहार नाम का विश्वविद्यालय हुआ करता था, मनसर जैसा विद्यापीठ हुआ करता था। तो आप ध्यान से देखेंगे सातवाहनों की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि गौतमी पुत्र यज्ञश्री सातकर्णी ने अपने खुद का राजमहल शिक्षा का यूनिवर्सिटी यानी कि शिक्षा के लिए धम्मदान किया हुआ है कि यहाँ पर शिक्षा के लिए एक यूनिवर्सिटी खोली जाए। अपनी रहने की जगह उन्होंने शिक्षा के लिए डोनेट किया है। ये सातवाहनों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये बात कोई बताते नहीं, किसी भी इतिहासकार ये बताता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईसा के बाद तीसरी शताब्दी में ही, दूसरी या तीसरी शताब्दी में हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि गौतमी पुत्र यज्ञश्री सातकर्णी जो सम्राट है, वो बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ नागार्जुन इनके समय के हैं, और नागार्जुन और ये दोनों दोस्त हुआ करते थे, यानी कि दोस्ती की मिसाल दी जाती है उनकी। तो अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए तो योगदान दिया ही है, लेकिन अपने प्रजा को शिक्षित करने के लिए अपने खुद का राजमहल भी उन्होंने शिक्षा के लिए, मतलब लोगों को शिक्षित करने के लिए डोनेट किया। ये सातवाहनों की सबसे बड़ी उपलब्धि है, आप ध्यान से देखिए। उसके बाद दोस्तों सातवाहनों के समय में मंत्रिमंडल के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे, और इसमें ये नहीं है कि यही लोग मंत्री हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, जब भी आप सभी लोगों को साथ में लेके आप अपना खुद का साम्राज्य बनाते हैं, अपना राज्य का निर्माण करते हैं, और जब अधिकार देने की बात आती है तभी कुछ वर्ग को दिया जाता है ना। तो इसी बात को अगर आप समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि हर एक तबके को राज्य बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि आज वर्तमान में होता है, हर एक व्यवस्था, हर एक निचले स्तर से भी अपना राज्य बनाने के लिए या राज्य सरकार बनाने के लिए उनका साथ लिया जाता है वोटिंग का, क्योंकि वोटिंग का अधिकार संविधान से मिला है। तो उनका ये मिला जाता है, जब मंत्री बनाने का समय आता है या उसमें चुनने का समय आता है, तो उन निचले हिस्से के जो तबके में जो बैठा हुआ लोग होते हैं ना, आम लोग होते हैं, उनको कतई ही साथ नहीं दिया जाता, उनको कतई साथ में नहीं लिया जाता है। ये केवल आज की बात नहीं है, तो ये हमें पेशवाओं में भी मिलती है, ये हमें महाराष्ट्र में शिवकाल में भी मिलती है। इतना ही नहीं तो जितने मुगल सम्राटों में भी ये बात रहती है। उसके बाद जो बहमनी राज्य व्यवस्था है उसमें भी है, जो गुलाम वंश की राज्य व्यवस्था थी उसमें भी है। तो आपको यादव कालखंड में भी यही बात आएगी, लेकिन किसी भी बौद्ध सम्राटों के राज्य व्यवस्था में आपको ये बात नहीं मिलेगी किसी एक को ही यही काम दिया है। क्या जब उनका हिस्सा देने की बात आती है तो उनको उस राज्य में शामिल नहीं किया जाता है। ये मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ या किसी को मैं कम लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो बताना लाजमी है, क्योंकि हमें लगता है कि ये
सातवानों का जो महत्व है वो समझना चाहिए लोगों को, क्योंकि महाराष्ट्र में हम शिवाजी महाराज के समय की बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की बात करेंगे या पूरे देश में उस समय में परकीय यानी कि मुगलों की या निजामशाही हो, आदिलशाही हो, कुतुबशाही हो, इन परकीय लोगों का राज्य चलता था। तो महाराष्ट्र में खुद यानी कि देश में अपना खुद का साम्राज्य नहीं था। तो इसको बनाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साथ में सभी हिस्से को लोगों को लिया, सभी लोगों को लिया, क्योंकि साम्राज्य खड़ा करना है। सभी लोगों को अपने राज्य में लिया और अपने साथ में लिया और साम्राज्य बनाने के किले को जीतने, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि फोर्ट, किले जो है उनको जीतने के लिए सभी हिस्से के लोगों को साथ में लिया। और वो लोग भी हमारा स्वराज्य बन रहा है इसके लिए उन्होंने अपना योगदान भी दिया, उनके साथ चल गए, मर मिटने के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने हर एक यानी कि मुस्लिम राज्य व्यवस्था से एक हिंदू राज्य व्यवस्था का निर्माण किया। और महाराष्ट्र में वो स्वराज्य के नाम से, हिंदवी स्वराज्य के नाम से आया। लेकिन जब अधिकार की बात आई या उस समय में जो उनका अष्टप्रधान मंडल हुआ करता था, तो उसमें कोई भी निचले स्तर का कोई इंसान उस अष्टप्रधान मंडल में नहीं आ सका। इसके रीजन भी बताए जाते हैं, क्योंकि उस समय में शिक्षा नहीं थी, ये वो बहुत सारी बातें आती थी। लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उस समय में ये बात है कि उन लोगों को राज्य में हिस्सेदारी नहीं है। अगर कोई कहेगा कि मिलती है तो साथियों आपको ध्यान से इतिहास को पढ़ना जरूरी है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सातवाहन यही महाराष्ट्र से ही बने हैं। उनके शासनकाल को जिस तरीके से लोगों ने भुलाया है, तो वो थोड़ा सा किस तरीके का था ये बताने के लिए मैं शिवकाल का संदर्भ दिया हूं कि उस समय में राज्य बनाने के लिए सभी लोगों का योगदान दिया है, लेकिन प्रशासन बनाने के लिए सभी लोगों का उसमें से लोगों का उसमें सहभाग नहीं है। तो अगर ध्यान से देखें अष्टप्रधान मंडल में भी हमें वो नहीं देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका बात क्या है वो अलग स्तर पर हम पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको पता चलेगा। तो अभी हम मंत्री कौन कौन थे इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। सातवाहनों में जो पहला मंत्री का नाम आता है जिसे मति सचिव कहा जाता था, ये राजा को एडवाइस करता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये इसी मंत्री को स्पेसिफिक, जैसे आज हम जिसे एडवाइजर रखते हैं ना, उसी तरीके का ये मंत्री था। उसके बाद कर्म सचिव, मैं पहले बोला कर्म सचिव, इसका काम था क्या करना था, जो राजा का आदेश था उसको एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो प्रशासन में है, जो वहां पर कानून बनता है, तो कानून बनने के बाद एग्जीक्यूट करने के लिए आईएएस ऑफिसर के अंडर आता है। तो आईएएस ऑफिसर क्या करता है, उसको अपने प्रशासन में लागू करता है, यानी कि उसका काम उसको कार्रवाई में लाता है। तो इसीलिए इसको अमात्य कहा जाता है और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। आईएएस ऑफिसर भी आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद लेकिन ये जो है ना, ये अमात्य राजा के पास अगर है, जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि आईएएस भी ऑफिसर है, तो वो चीफ सेक्रेटरी अगर बनता है, तो मतलब आईएएस ही है लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी बने, तो वो क्या हो गया, बड़ा अधिकारी हो गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। तो इसी तरीके के उस समय में राजामात्य जो था, जिसे राजामात्य कहा जाता है, ये चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी था। इसके बाद अमात्य है, तो ये भूमिदान व्यवस्थापना का सबसे बड़ा काम करता था, वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका सबसे बड़ा काम था। उसके बाद सेनापति, ये तो जाहिर सी बात है, सेना का वो प्रमुख होता था, सारी साम्राज्य की सेना का उसके ऊपर वो सेना का वो प्रतिनिधित्व करता था। उसके बाद रज्जुक नाम का अधिकारी है, ये महसूल खाते का मंत्री था, प्रमुख महसूल खाते का प्रमुख मंत्री है। इसका काम है महसूल का आकारणी करना और वसूली करना, ये इसका महत्वपूर्ण काम है। उसके बाद जो अधिकारी है जिसको भांडागारी कहा जाता है, यानी कि राज्य की जिसे तिजोरी का ये प्रमुख है, राज्य की तिजोरी का ये प्रमुख है। उसके बाद पानी की व्यवस्था देखने वाला भी अधिकारी है, उसको पनीय धरक कहा जाता था। तो ये पानी पुरोठा, जो हमारी प्रजा को पानी पुरोठा करने के लिए, जैसे हम पानी पुरोठा मंत्री कहते हैं ना, उस पानी पुरोठा मंत्री को यहाँ पे पनीय धरक कहा जाता था।
और बांधकाम विभाग होता है, तो सातवां समय में भी बांधकाम विभाग है। तो उसमें जो अधिकारी, उसमें जो विभाग का जो अधिकारी उसको कर्मांतिक कहा गया है। इसका काम है बांधकाम विभाग का। उसके बाद जैसे कि कई सारे काम होते हैं ना, तो इस कामों के ऊपर एक सुपरवाइजिंग करने के लिए आदमी को रखा जाता है। तो उसमें सातवां कालखंड में आवेशनिक आवेशनिक नाम का अधिकारी होता था। वो कामों के ऊपर क्या करता था, देखरेख करता था। उसके बाद ये उपरिक नाम का अधिकारी है, प्रशासन में सबसे जैसे सबसे राज्यपाल का ऐसे दर्जा होता था। मतलब कि जो राज्य में, जैसे अपने राष्ट्र में होता है वैसे राज्यपाल का दर्जा होता था। उसको कुमारामात्य भी कहा जाता है। सॉरी, इसमें ऊपरी जो अधिकारी है ये राज्यपाल होता है, राज्यपाल की तरह उसका अधिकार था। और इस अधिकार जो है, ये अधिकारी है, ये कुमारामात्य जो है इसका नियुक्ति करता है। ये जो कुमारात्य, जैसे मैंने कहा ना, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की लेवल का अधिकारी है, जिलाधिकारी तरीके से उसको बोला जाता है। वो कुमारात्य है, कुमारामात्य है, जिसे कुमारामात्य भी कहा जाता है। तो ये क्या है, इसका नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन? ऊपरी के नाम का अधिकारी। तो आप ध्यान से देखेंगे इसका लेवल क्या है, राज्यपाल की तरह है। उसके बाद जैसे कुमारामात्य जैसे मैंने कहा, वो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। राष्ट्रिक, जैसे मैंने आपको कहा कि राज्य जनपद के बाद जो महाभोज महारठी जो अधिकारी है ये राष्ट्रिक है। उसके बाद जैसे कि हम पुलिस प्रशासन में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एसपी रहता है ना, जैसे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस आयुक्त रहता है, यानी कि पुलिस आयुक्त की तरीके से सातवां सम्राटों में भी पुलिस आयुक्त का पद था। ये तो हैरानी वाली बात होगी ना, ये कैसे हो सकता है? तो है, अगर आप पढ़ोगे इतिहास तो पता चलेगा। तो दंडपाशिक नाम का पुलिस आयुक्त है, पुलिस आयुक्त जैसा पद है, जिसका ये पुलिस प्रमुख है, यानी कि इसका काम ही वही है। उसके बाद चोरों को पकड़ना है, राजद्रोही को अपराधी को पकड़ना है, तो इसको बताने के, जैसे कि उसके नीचे अधिकारी होते हैं ना पुलिस आयुक्त के नीचे, जैसे कि एसीपी हो गया, पुलिस इंस्पेक्टर हो गया, सब पुलिस इंस्पेक्टर हो गया, उसके बाद कांस्टेबल हो गए, ऐसे लोग होते हैं ना। तो इसके लिए अधिकारी पद थे चाट और भट्ट। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ये लोगों का काम ही था कि चोरों को पकड़ना है, अपराधी को पकड़ना है। अपने राज्य में क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का अपराध नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, दरोड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी अपराध नहीं होनी चाहिए, बलात्कार नहीं होना चाहिए, खून नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इनका काम था। अगर वो करने की कोई कोशिश भी करे ना, तो ये लोग उसको पकड़ सकते थे। तो ये इतिहास देखो किस तरीके से आज हम देखते हैं। उसके बाद एक और अधिकारी है। वो अधिकारी ये है कि राजा ने जिस व्यक्ति को, जिस गांव को दान अगर दिया है, तो वो दान उस व्यक्ति को देने का कार्य जिसके ऊपर था, तो उस अधिकारी को दूत प्रेषणिक कहा जाता है। दूत प्रेषणिक का काम क्या था कि राजा ने जिस व्यक्ति को अगर डोनेशन दिया है, तो उस व्यक्ति को डोनेशन दिलाने की जिम्मेदारी इस दूत प्रेषणिक नाम के अधिकारी की थी। अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और विशिष्ट कामों के लिए एक विशिष्ट कर्मचारी नियुक्त होते थे, उस अधिकारी को विनियुक्त कहा जाता है। ये सर्वसाधारण कर्मचारी है, सर्वसाधारण संज्ञा है। विशिष्ट कामों के लिए उसकी नियुक्ति हुई है, तो उसको विनियुक्त कहा जाता है। करीबन 16 अधिकारियों का हमने जिक्र किया है सातवां सम्राटों में। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उनके कर्तव्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो उनका काम क्या क्या था। ये बात मैंने आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेके पुलिस आयुक्त से लेके ग्राम लेवल तक अधिकारी नियुक्त है। और जैसे ना बांधकाम विभाग है, अर्थव्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, हर एक बात जो लोगों के हित में थी, उसके लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया है। और ये आपको किसी और राज्य में या किसी और अभी के समय में भी आप हम ध्यान से देखेंगे तो ये सातवाहनों की प्रशासन व्यवस्था, इसीलिए दीर्घकाल शासन किया है। और जो नगर का जो निर्माण, ग्राम और नगर की जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो नगर का प्रशासन देखने के लिए नगर सभा का अस्तित्व था, जिसे निगम कहा जाता है। आज भी हमारे नगर में नगर परिषद है
और महानगरों में महानगर पालिका है। तो ये यही से उत्पन्न हुए हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये निगम सभा या नगर सभा यही लोग हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें सभी नगर के प्रतिष्ठित, अनुभवी और वृद्ध लोगों का समावेश है। नगरों में जो प्रजा की संरक्षण की जिम्मेदारी इन नगर परिषदों के ऊपर थी, या दैनंदिन व्यवहार अगर सुलभ होने चाहिए, इसकी जिम्मेदारी भी इनकी थी। सदस्य जो है, खास तौर पर जिन्हें सदस्य बनाया गया है, जैसे कि हमारे लोकनियुक्त सदस्य जाते हैं ना नगर पालिका में, नगर सेवक बनकर जाते हैं, तो ये लोगों का आचरण शुद्ध होना चाहिए। ध्यान से देखिए, इसको इन लोगों को चुनने के लिए भी इनका आचरण शुद्ध होना जरूरी है, वो सज्जन होने जरूरी है। इसीलिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस समय में लोगों को नियुक्त करने वाले जो लोग थे ना, या जो लोग नियुक्त होकर जाते थे, उनका आचरण शुद्ध था, इसीलिए वो प्रशासन अच्छा चलता था। इसके बाद दोस्तों, पंचायत जो ग्राम होता था उसकी पंचायत सभा हुआ करती, तो गांवों का कामगार देखती थी। हाँ, लेकिन ग्राम के प्रमुख थे ना, इनको ग्रामनी कहा गया हुआ है। जैसे कि आज के सरपंच जैसा उसका काम होता है, ये ग्रामनी जो है, इसका काम अगर आपको इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे तो शिलालेखों में इनका जिक्र आया है, ग्राम के अधिकारी का। तो ग्रामनी जो अधिकारी है, ये ग्राम के सरपंच जैसा उसका काम है। तो इस तरीके का दोस्तों सातवाहनों के राज्य व्यवस्था की बात अगर हमको इस वीडियो में देखी है, आपको कैसी लगी है ये आपको बताना है। मेरा काम है, मुझे ये सब आपको बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि हमें भी हमारे इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए, हमें भी हमारा इतिहास लोगों को बताना है। तो इसके लिए जिम्मेदारी है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझे। साथियों, आज के वीडियो में मैंने सातवाहनों की प्रशासन व्यवस्था के साथ उनके मंत्रियों के बारे में भी बात की है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर लीजिए। और चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल के ऊपर जो आने वाले वीडियोस है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर लीजिए। क्योंकि या तो इसमें मनोरंजन नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का वीडियो है, तो आपको इसमें कोई इस तरीके का दिखावा नहीं मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशंस मिलेगी। अगर आप इंफॉर्मेशंस के लिए अगर हम हमारा चैनल देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख लीजिए। और इसके साथ आपको अगर एजुकेशन पर्पस पर जो कुछ वीडियो चाहिए तो धम्मश्री इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको कई सारे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे जो एजुकेशन लेवल पर है, जो हम प्राचीन भाषा सिखाते हैं, लिपि सिखाते हैं, जो हमारा स्थापत्य को सिखाते हैं, ये सारी बातें आपको उसमें देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको लेनियों के बारे में, स्तूपों के बारे में और सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि इतिहास के बारे में हम बताते हैं, तो ये सारी बातें आपको चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, सभी से अपील है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आने वाले वीडियो में हम सातवाहनों की अभी हमने जिस तरीके की प्रशासन व्यवस्था पाई है, देखी है, अभी इसके बाद हम थोड़ा सा सातवाहनों के धार्मिक विषय पर बात करेंगे। अगले वीडियो में हम सातवाहनों का धार्मिक विषय सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, और ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जो आपके लिए भी नया होगा। जिस तरीके से लोगों ने ये इतिहास बताया है वो भी आपको पता चलेगा। तो साथियों, चलिए आज के साथ ही आज वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो इसका लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करना जरूर कमेंट कर लीजिए। आपके जो अभिप्राय है वो भी हमें पता चलते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।